नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस क्लास में पढ़ रहे थे समायोजन के बारे में और समायोजन की दोस्तों हमने 2 क्लास पढ़ ली थी। आज समायोजन की दोस्तों ये जो अंतिम क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे दोस्तों मनोरचनाएं। मनोरचनाएं क्या है या जो हम यूं कह सकते हैं जो समायोजन जो तंत्र है वो क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे मनोरचनाओं के कितने प्रकार होते हैं। लास्ट क्लास में आपको ये बता दिए थे। आज हम एक एक मनोरचना के बारे में दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं मनोरचनाओं के प्रकार। देखिएगा, मनोरचना के जो प्रकार होते हैं वो दोस्तों मनोरचनाएं कितने प्रकार की होती है। मनोरचनाएं दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक प्रधान मनोरचना और दूसरी गौण मनोरचना। प्रधान मनोरचना किसे कहते हैं, कौन कौन सी है दोस्तों? जैसे देखिएगा, जो मनोरचनाएं हैं वो दोस्तों मनोरचनाएं 2 प्रकार की है। एक मनोरचना है दोस्तों प्रधान मनोरचनाएं, यानी देखिएगा प्रधान मनोरचनाएं उन मनोरचनाओं को कहा जाता है जिनके द्वारा किसी भी समस्या का समाधान बड़े ही वैज्ञानिक तौर पर या बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से निकाला जाता है, उनको हम प्रधान मनोरचना कहते हैं। दूसरे प्रकार की मनोरचना है दोस्तों जिनका नाम है गौण मनोरचनाएं। देखिएगा, गौण मनोरचनाएं हम दोस्तों उन मनोरचनाओं को कहते हैं जिनकी सहायता यानी वह मनोरचनाएं जो प्रधान मनोरचनाओं के सहायक रूप में प्रयुक्त की जाती है, उनको हम गौण मनोरचनाएं कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कौन कौन सी प्रधान मनोरचनाएं हैं दोस्तों। जैसे देखिएगा, नंबर 1 प्रधान मनोरचना में दोस्तों एक मनोरचना है जिसका नाम है समन, दूसरी एक मनोरचना है जिसका नाम है दमन और तीसरी मनोरचना है जिसका नाम है अंतर्बाधा। यानी देखिएगा दोस्तों ये प्रमुख मनोरचनाएं हैं और ये मनोरचनाएं कौन सी मनोरचनाएं कहलाती है दोस्तों? प्रधान मनोरचनाएं कहलाती है। नंबर 4 है दोस्तों प्रतिगमन। प्रतिगमन देखिएगा, नंबर 4 क्या है दोस्तों? प्रतिगमन। और नंबर 5 है दोस्तों उन्नयन। देखिएगा, नंबर 5 कौन सी मनोरचनाएं हैं दोस्तों? उन्नयन मनोरचनाएं। नंबर 6 है दोस्तों युक्तिकरण। देखिएगा, युक्तिकरण, युक्तिकरण। और नंबर 6 है दोस्तों नंबर 7 है प्रतिक्रिया निर्माण। देखिएगा, ये जो मनोरचनाएं हैं दोस्तों, ये मनोरचनाएं किस प्रकार की मनोरचनाएं हैं? प्रधान मनोरचनाएं हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं ये वह मनोरचनाएं हैं जिनके द्वारा किसी भी समस्या का समाधान बड़े ही वैज्ञानिक तौर पर निकाला जाता है, उनको हम प्रधान मनोरचनाएं कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम पहले प्रधान मनोरचना, उसके बाद में हम पढ़ेंगे गौण मनोरचनाएं। प्रधान मनोरचनाओं में दोस्तों एक मनोरचना है जिसका नाम है समन। देखिएगा, समन मनोरचना किस प्रकार की है? नंबर 1 मनोरचना है दोस्तों जिसका नाम है समन। देखिएगा, जो समन मनोरचनाएं हैं दोस्तों समन, और नंबर 2 है एक मनोरचना जिसका नाम है दोस्तों दमन। समन और दमन ये लगभग दोस्तों एक ही प्रकार की मनोरचनाएं हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है? देखिएगा, अंतर समझिएगा, इन दोनों में अंतर क्या है। जो समन मनोरचनाएं हैं दोस्तों, इस समन की जो परिभाषा यदि हम लिखना चाहें दोस्तों तो लिख सकते हैं कि वह मनोरचना, देखिएगा, कि वह मनोरचना जिसमें घातक इच्छाएं, देखिएगा, जिसमें घातक इच्छाएं स्मृतियां भावना, देखिएगा, जो भी होगी वो क्या होगी? घातक होगी। घातक इच्छाएं हो सकती है, स्मृति हो सकती है, भावना हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आवेग हो सकते हैं। यानी हम कैसे आवेग होंगे दोस्तों? कष्टदायक आवेग, कष्टदायक आवेग हो सकते हैं। कष्टदायी आवेग आदि को चेतना से या चेतना से या हम यूं कह सकते हैं दोस्तों हमारे व्यवहार से चेतना से, या फिर हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों चेतना से जानबूझकर अलग कर देना। देखिएगा, इनको अपने आप अलग कर देना, या हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों अपने आप अलग कर देना। देखिएगा, जितनी भी प्रकार की दोस्तों इस मनोरचना में जितनी भी प्रकार की घातक इच्छाएं होती है, आपके अंदर जो भी इच्छाएं, लेकिन इच्छाओं का रूप कैसा? घातक इच्छाएं। जो भी स्मृतियां होती है, जो भी भावनाएं होती है, ये भी घातक होती है। जो आवेग होते हैं दोस्तों, वो आवेग भी कैसे होते हैं? कष्टदायी आवेग होते हैं। जब इनको हम यूं कह सकते हैं दोस्तों चेतना से
किससे दोस्तों? चेतना से। किसके अंतर्गत? समन के अंतर्गत। जानबूझकर अलग करना। देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों यहां से, जानबूझकर अलग करना, जानबूझकर अलग करना, अलग करना क्या कहलाता है दोस्तों? समन कहलाता है। ये याद रखिएगा, जानबूझकर अलग करना क्या कहलाता है? समन कहलाता है। यदि हम परिभाषा लिखनी चाहें दोस्तों, किसकी परिभाषा लिखनी चाहिए दोस्तों? यदि हम परिभाषा लिखनी चाहिए दोस्तों दमन की, तो दमन में भी दोस्तों यही परिभाषा लिखेंगे, लेकिन अंतर क्या होगा देखिएगा, वह मनोरचना जिसमें घातक इच्छाएं, देखिएगा जिसमें घातक इच्छाएं, स्मृतियां, भावना, कष्टदायी आवेग चेतना से, यानी आपके व्यवहार से, चेतना से अपने आप अलग हो जाना, अपने आप अलग हो जाना, अपने आप अलग हो जाना क्या कहलाता है दोस्तों? दमन कहलाता है। देखिएगा दमन और समन में अंतर क्या है दोस्तों? दमन और समन में जो अंतर है दोस्तों, मूलतः अंतर यह है कि जितनी भी प्रकार की हमारी घातक स्मृतियां होती है, जितनी भी प्रकार की हमारी घातक इच्छाएं होती है, कष्टदायक आवेग होते हैं, भावनाएं होती है, वो यदि हम जानबूझकर हमारे मन से बाहर निकाल देते हैं, यदि जानबूझकर बाहर निकालते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं? समन कहते हैं। और जो दोस्तों यदि यही घातक स्मृतियां, कष्टदायक आवेग अपने आप अलग हो जाते हैं, तब इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? दमन कहते हैं। जैसे देखिएगा उदाहरण समझिएगा, जब जानबूझकर अलग करते हैं तब क्या कहलाता है दोस्तों? समन कहलाता है। जैसे देखिएगा दोस्तों, यदि आप किसी भी व्यक्ति के प्रति आपके बुरे विचार है और आप उस व्यक्ति से किसी भी प्रकार से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन आपने जानबूझकर आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति जितनी भी बुराइयां थी जानबूझकर अलग बार कर दी, तब वो क्या कहलाएगा दोस्तों? समन कहलाएगा। और वही दोस्तों दूसरों के प्रति हमारे अंदर जो भी बुराइयां होती है, हम जिसकी भी बुराइयां करते हैं, वो हम जानबूझकर बाहर निकाल देते हैं। देखिएगा जानबूझकर बाहर निकाल देते हैं तब तो समन, और ये अपने आप ही बाहर निकल जाती है, इसको हमें क्या कहते हैं दोस्तों? दमन कहते हैं। तो एक मनोरचना है जिसका नाम है समन, और दूसरी मनोरचना है जिसका नाम क्या है दोस्तों? दमन मनोरचना है। जैसे देखिएगा दोस्तों, आप एक उदाहरण के द्वारा समझिएगा। जैसे दोस्तों मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति है जो सुबह 5 बजे या सुबह 6 बजे उठकर अपने घर से बाहर निकलता है, हाथ में कुछ भी सामान लेकर, लेकिन तुरंत उसी समय मान लीजिए उसके घर के सामने दोस्तों एक दूध वाला आ जाता है। दूध वाला कहता है कि भाई साहब दूध ले लीजिए, तब वो कुछ भी एक बर्तन लेकर आता है और उससे क्या लेता है? दूध लेता है। लेकिन उसी समय इन दोनों के लड़ाई हो जाती है, दूध वाले के और उस अंकल के मध्य लड़ाई हो जाती है। लेकिन अंकल को किसी मीटिंग में जाना था प्रातः सुबह जल्दी, इस कारण वो दूध वालों को कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तब आपसे मैं मुलाकात करूंगा, तब आपको मैं बताऊंगा आपने मुझसे लड़ाई क्यों की। अब वो अंकल कहां चला जाता है? मीटिंग में चला जाता है। मान लीजिए 2 दिन बाद में वही अंकल वापस आता 2 दिन बाद में अपने घर में, और वही सुबह आता प्रातः, और उस समय आता जिस समय वही दूध वाला आता है। अब देखिएगा अंकल क्या सोच रहा है? आज दूध वाले से लड़ाई करनी है, देखिएगा। लेकिन दूध वाला जैसे ही उनको देखता है और कहता है कि भाई साहब प्रणाम, आप 2 दिन तक मिले ही नहीं, कहां थे? और आपका बैग लाइए, मैं आपको घर तक अंदर पहुंचा कर आता हूं। अब अंकल क्या सोच रहा है? उस दूध वाले से लड़ाई करनी है, लेकिन दूध वाले ने उसके बैग लिए, उसकी सहायता कर रहा है। अब उस अंकल की जितनी भी घातक स्मृतियां थी, जितनी भी कष्टदायक आवेग थे, जितनी भी भावनाएं थी, उसको चेतना से जानबूझकर अलग करना पड़ा। और जब जानबूझकर अलग करते हैं तब इसको क्या कहते हैं? समन कहते हैं। वहीं यदि ऐसा होता कि वो अंकल उस मीटिंग के बाद में विदेश चला जाता और 3 सालों तक नहीं आता, तब उसके अंदर जितने भी कष्टदायक आवेग थे दूध वाले के प्रति, वो उनको अपने आप ही चेतना से अलग हो जाते। जब अपने आप अलग हो जाते हैं तब तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? दमन कहते हैं। और जब हम जानबूझकर हमारी जितनी भी स्मृतियां होती है घातक, वो चेतना से अलग करते हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? समन कहते हैं। तो दोस्तों एक था समन और दूसरा था दमन। जो तीसरी मनोरचना है दोस्तों, तीसरी मनोरचना का नाम है दोस्तों प्रतिगमन। देखिएगा तीसरी मनोरचना है दोस्तों जिसका नाम है प्रतिगमन। देखिएगा
प्रतिगमन का दोस्तों जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है क्या है? प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है? प्रतिगमन का अर्थ होता है दोस्तों पीछे की ओर लौटना। इसका अर्थ क्या होता है? पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना, पीछे की ओर लौटना। प्रतिगमन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पीछे की ओर लौटना। देखिएगा जो मनोरचनाएं होती है दोस्तों, मनोरचनाएं मूलतः होती क्या है? हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आने पर, हमारे सामने किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने पर, जब हम उस समस्या का समाधान निकालने के लिए, उस बाधा को दूर करने के लिए हम कोई बहाना बनाते हैं, मन के अंदर कोई भी रचना रचते हैं जिसके द्वारा तत्कालीन उसका समाधान हो जाए उस समस्या का, तब उसको हम क्या कहते हैं? मनोरचना कहते हैं। दोस्तों जीवन में कई बार ऐसा होता है कि किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमें बाल्य अवस्था की ओर लौटना पड़ता है। मान लीजिए आपकी अवस्था किशोरावस्था है, आपकी अवस्था प्रौढ़ावस्था है। इस अवस्था में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कई बार ऐसी समस्या आती है, उसका समाधान निकालने के लिए यदि आप जीवन के पीछे की ओर लौटते हैं तब वो क्या कहलाती है दोस्तों? प्रतिगमन कहलाता है। देखिएगा इसके अंतर्गत लिख सकते हैं दोस्तों, किसी समस्या का हल निकालने के लिए बाल्य अवस्था की ओर लौटना, बाल्य अवस्था की ओर लौटना क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिगमन कहलाता है। याद रखिएगा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आने पर बाल्य अवस्था की ओर लौटना क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। देखिएगा ये मनोरचनाओं का निर्माण कब करते हैं दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि मनोरचनाओं का निर्माण तब किया जाता है जब हम यूं कह सकते हैं जो अर्धचेतन मन होता है दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड होता है, अर्धचेतन मन। इसी अर्धचेतन मन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसी के साथ में व्यक्तित्व का जो भाग जुड़ा हुआ रहता है, उस व्यक्तित्व के भाग को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं ईगो। देखिएगा व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो प्रमुख केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु को हम ईगो कहते हैं, उस केंद्र बिंदु को हम अर्धचेतन मन कहते हैं। दोस्तों जब अर्धचेतन मन या ईगो असुरक्षित हो जाता है तब हम मनोरचना का निर्माण करते हैं, या फिर हम यूं कह सकते हैं हमारा व्यक्तित्व का प्रमुख बिंदु अर्धचेतन मन या ईगो जब असहज होने लगता है, असुरक्षित होने लगता है, तब हम किसका निर्माण करते हैं? मनोरचना का निर्माण करते हैं। और मनोरचना का निर्माण तब किया जाता है जब इसके असुरक्षित होने पर, या फिर हम यूं कह सकते हैं दोस्तों सामान्य भाषा में आपने कई बार शब्द सुना होगा, ईगो हर्ट हो गया। जब भी किसी भी व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है तो वो मनोरचना का निर्माण करता है। ईगो हर्ट से यह मतलब होता है दोस्तों कि वर्तमान में उसके अस्तित्व को खतरा होने पर, जैसे देखिएगा अचानक आपके सामने आपके पिताजी आपको यूं पूछते हैं कि बताओ आप कहां थे। देखिएगा आप कहां गए हुए थे? घूमने के लिए, लेकिन आप यूं कहते हो मैं उस समय पढ़ाई करने के लिए गया था। आपने बहाना बना दिया। ये बहाना क्या है? मनोरचना है। कब आपने बहाना बनाया? जब पिताजी ने पूछा। यानी वर्तमान के अस्तित्व को खतरा होने पर हम मन के अंदर जो बहाना बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? मनोरचना कहते हैं। प्रतिगमन भी इसी प्रकार की है। जैसे देखिएगा दोस्तों मैं आपको प्रतिगमन का उदाहरण समझाता हूं कि मान लीजिए ये बहुत सारे बच्चे हैं, ये यहां पर खेल रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चे हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों मान लीजिए ये बाल्य अवस्था के हैं और ये बहुत सारे बच्चे हैं यहां पर खेल रहे हैं। जैसे देखिएगा यहां पर मान लीजिए एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है या किशोर अवस्था के बाद का यानी प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति आता है इनके बीच में, और ये आपस में गिर गिर के खेल रहे हैं। लेकिन अंकल इनके मध्य जाता है, लेकिन इनके खेल के अंतर्गत पता नहीं, हम यूं कह सकते हैं इनके बीच में जैसे ही जाता है ये अंकल नीचे गिर जाता है। अब जब नीचे गिरेगा अंकल तब ये बच्चे सब सारे के सारे बच्चे इन पर हंसते हैं, इस व्यक्ति पर हंसते हैं। तब ये व्यक्ति कहता है, यानी हंसते हैं। अब देखिएगा ये सारे व्यक्ति इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये व्यक्ति गिर गया है। अब देखिएगा इसका अर्धचेतन मन या ईगो क्या हो गया? असुरक्षित हो गया, क्योंकि इसका ईगो हट हो गया। इसको ऐसा लग रहा है मेरी बेइज्जती हो रही है। तब मनोरचना का निर्माण किया जाता है। तब ये व्यक्ति ये कहता है कि मैं गिरा नहीं था, मैं मेरे जीवन में या मैं मेरे बचपन में किस प्रकार से बचपन में खेल खेला करता था और किस प्रकार से खेल के दौरान नीचे गिरता था, ये मैं आपको बता रहा हूं।
तो इसने तुरंत बहाना बना दिया और ये बच्चे भी हंसने से हंसना बंद कर दिया, कहा कि ये गिरा नहीं है, ये हमें बता रहा था। इसका ईगो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। इस मनोरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस मनोरचना को हम प्रतिगमन कहते हैं। जीवन में कई बार किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए जब हम बाल्य अवस्था की ओर लौटते हैं तब इस मनोरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिगमन कहते हैं। देखिएगा जो अगली मनोरचना है दोस्तों नंबर 4, इसका नाम है दोस्तों अंतर्बाधा। देखिएगा अंतर्बाधा नाम से ही दोस्तों परिभाषा स्पष्ट होती है कि अंतर्बाधा है क्या। अंतर्बाधा के अंतर्गत हम यूं कह सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए जब कोई दूसरा कार्य बाधा पहुंचाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्बाधा कहते हैं। देखिएगा दोस्तों किसी भी कार्य को करने के लिए जब कोई नया कार्य या कोई दूसरा कार्य उस कार्य को करने में जब बाधा पहुंचाता है तब उस मनोरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्बाधा कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिएगा आप कोई भी कार्य कर रहे हो, आप कोई भी कार्य कर रहे हो या कोई भी व्यवहार कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी व्यवहार कर रहे हो, किसी भी आप परिस्थिति में हो, किसी भी आप स्थिति में हो या किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी कार्य करते समय यदि कोई दूसरा कार्य, याद रखिएगा एक कार्य करते समय यदि कोई दूसरा कार्य, एक व्यवहार करते समय यदि दूसरा व्यवहार और एक परिस्थिति में यदि कोई दूसरी परिस्थिति, यानी हम यूं कह सकते हैं यहां दो उद्दीपकों की क्या हो रही है, तुलना हो रही है। एक उद्दीपक के साथ जब दूसरा उद्दीपक जुड़ा हुआ हो, देखिएगा वापस देखिएगा, एक उद्दीपक के साथ में जब दूसरा उद्दीपक जुड़ा हुआ हो या एक कार्य के दौरान जब दूसरा कार्य जुड़ा हुआ हो या जब एक परिस्थिति में एक समय में एक कार्य के दौरान या एक कार्य को करते समय यदि दूसरा कार्य पहले कार्य को करने से यदि रोकता है, एक व्यवहार प्रदर्शित करते समय यदि दूसरा व्यवहार अभिव्यक्ति से रोकता है, या फिर हम यूं कह सकते हैं एक परिस्थिति में जब दूसरी परिस्थिति में जाते हैं तब हम वो कार्य इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दूसरी परिस्थिति पहले वाले कार्य में बाधा उत्पन्न करती है, तब उस मनोरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्बाधा कहते हैं। देखिएगा कई बार ऐसा होता है हम कार्य एक करना चाहते हैं लेकिन बाधाएं बहुत आ जाती है, उस एक कार्य को नहीं कर पाते हैं, तब उस मनोरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्बाधा कहते हैं। तो अंतर्बाधा क्या होती है दोस्तों, अंतर्बाधा वह मनोरचना है जिसमें एक कार्य या फिर हम यूं कह सकते हैं अंतर्बाधा एक वह अवस्था है जिसमें एक या कुछ कार्य, कुछ परिस्थितियां या दूसरे कार्य, क्रिया या अभिव्यक्ति को रोकती है। इस मनोरचना में किसी कार्य या व्यवहार प्रक्रिया में जब दूसरी क्रिया या कार्य अवरोध उत्पन्न करता है तब इस मनोरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर्बाधा कहते हैं। देखिएगा ये मनोरचना थी 4। मनोरचना दोस्तों जो 5 है इसका नाम है उन्नयन। मनोरचना 5 जिसका नाम है दोस्तों उन्नयन। उन्नयन का ही दोस्तों दूसरा नाम है उद्दातीकरण। मनोरचना 2 जिसका नाम क्या है दोस्तों, उद्दातीकरण। उद्दातीकरण, उद्दातीकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, देखिएगा उन्नयन का अर्थ क्या होता है। उन्नयन या उद्दातीकरण का अर्थ दोस्तों नेगेटिव वे में नहीं होता है, नेगेटिव विचारधारा के अंतर्गत नहीं आता है, ये पॉजिटिव विचारधारा के अंतर्गत आता है। जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए, उस समस्या का समाधान निकालने के लिए यदि हम बहुत सृजनशील कार्य करते हैं तब उस मनोरचना को हम उन्नयन या उद्दातीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा इस मनोरचना में यह होता है दोस्तों कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सृजनशील कार्य करना, सृजनशील कार्य करना, सृजनशील कार्य करना क्या कहलाती है दोस्तों, उद्दातीकरण या फिर उन्नयन कहलाती है। सृजनशील कार्य करना या हम लिख सकते हैं दोस्तों कौन सा कार्य करना, रचनात्मक कार्य करना, या फिर हम यूं लिख सकते हैं मौलिक कार्य करना, क्या कहलाता है, उद्दातीकरण कहलाता है। आपने नाम सुना होगा दोस्तों महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास आरंभ में विद्वान नहीं थे। एक बार इनकी पत्नी कालिदास की पत्नी, कालिदास का विवाह हो जाता है और कालिदास का जब विवाह होता है दोस्तों तो विवाह के बाद में विवाह तक कालिदास विद्वान नहीं थे, लेकिन विवाह के बाद में कालिदास की पत्नी कालिदास को दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कालिदास के बारे में कुछ जानती नहीं थी और कालिदास भी उनके बारे में नहीं जानते थे, कालिदास विद्वान भी नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी बेइज्जती करती है, इस कारण वो घर छोड़कर चले जाते हैं।
लेकिन जब घर वापस लौट कर आते हैं उसी पत्नी के साथ में, तब एक संस्कृत में दोहा बोलते हैं, और उसके बाद में तब तक इन्होंने क्या किया था, रचनात्मक कार्य किया था, अच्छे विद्वान बनकर आए थे। दोस्तों जो विवाह था कालिदास का, तो काली एक राजकुमारी थी जिसने यह कहा था कि मैं उससे विवाह करूंगी जो मेरे 5 सवालों का जवाब देगा। तो कालिदास भी चले जाते हैं इस उससे विवाह करने के लिए। तो वो लड़की उससे प्रश्न पूछती है, कई 5 प्रश्न पूछती है। सबसे पहले यूं कहती है, एक कालिदास वहां पर कालिदास ने ये कहा कि मैं बोल नहीं सकता, तो मैं इशारों में जवाब दूंगा। तो वो इशारे के सामने लड़की एक कहती है। लड़की का प्रश्न यह था कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन कालिदास इसको गलत नजर में लेते हैं, गलत वे में लेते हैं। कालिदास ने यह सोचा कि यह बोल रही है मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा, तब कालिदास कहते हैं मैं तुम्हारी 2 आंख फोड़ दूंगा। लड़की ने इस उत्तर को या इस इशारे को इस दिशा में समझा कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन ये कालिदास का उस समय विद्वान नहीं थे, और जब शादी हो जाती है उसके बाद में वो बेइज्जती करते हैं, तो कालिदास जी का ईगो हर्ट होता है, और उसके बाद में एक महान विद्वान बनकर आते हैं, तब इस मनोरचना का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा, कोई भी हम बड़ा कार्य करते हैं, कोई भी हम यूं कह सकते हैं नवीन कार्य करते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं, तब उस मनोरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रधान मनोरचना कहते हैं। और ये उन्नयन या उदात्तीकरण का उदाहरण है। देखिएगा, मनोरचना नंबर है दोस्तों 6 नंबर जो मनोरचना है दोस्तों, इसका नाम है युक्तिकरण। देखिएगा, युक्तिकरण होता है क्या है, युक्तिकरण जो है वो युक्तिकरण होता है क्या है, हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रकार के तर्क या विभिन्न प्रकार के हम यूं लिख सकते हैं दोस्तों बहाना, या फिर हम यूं कह सकते हैं प्रतिक्रिया निर्माण करना। प्रतिक्रिया निर्माण करना, प्रतिक्रिया निर्माण करना क्या कहलाता है दोस्तों, युक्तिकरण कहलाता है। जो युक्तिकरण होता है वो युक्तिकरण होता है क्या है, किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए उसके लिए विभिन्न प्रकार के तर्क बनाना, बहाना बनाना, प्रतिक्रिया निर्माण करना। किस प्रकार की मनोरचना है दोस्तों, युक्तिकरण है। यानी इस मनोरचना को दोस्तों हम तार्किक बनाना भी कह सकते हैं। क्या बनाना, तार्किक बनाना। किसी भी समस्या के कोई भी समस्या आने पर उस समस्या का समाधान तर्क के द्वारा निकालना क्या कहलाता है दोस्तों, युक्तिकरण कहलाता है। दोस्तों जो मनोरचना नंबर 7 है, इस मनोरचना का नाम है दोस्तों नंबर 7, इसका नाम है दोस्तों प्रतिक्रिया निर्माण। देखिएगा, प्रतिक्रिया निर्माण करना उसका बात है, और जबकि दोस्तों यह जो मनोरचना है इसका नाम है प्रतिक्रिया करना, यानी प्रतिक्रिया करना। देखिएगा, व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना। जब हमारा व्यवहार कुछ और हो और हम कुछ और व्यवहार करें, तो हम लिख सकते हैं व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना। व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना, व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना क्या कहलाता है दोस्तों, व्यवहार के विपरीत व्यवहार करना प्रतिक्रिया निर्माण कहलाता है, या प्रतिक्रिया करना कहलाता है। देखिएगा दोस्तों, ये जितने भी प्रकार की मनोरचनाएं थी, ये किस प्रकार की मनोरचनाएं थी, प्राथमिक मनोरचनाएं थी। अब देखिएगा, कुछ गौण मनोरचनाएं हैं दोस्तों, गौण मनोरचनाएं इंपॉर्टेंट है। जैसे गौण मनोरचनाएं कौन कौन सी है, नंबर 1 है दोस्तों तादात्म्यकरण। देखिएगा, तादात्म्यकरण, तादात्म्यकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तादात्म्यकरण एक मनोरचना है। तादात्म्यकरण का अर्थ यह होता है दोस्तों, किसी कार्य के साथ में संबंध स्थापित करना, किसी व्यवहार के साथ में व्यवहार स्थापित करना, किसी भी परिस्थिति में जिस तादात्म्य स्थापित करना। इसका अर्थ यह होता है दोस्तों तादात्म्य स्थापित करना। और तादात्म्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तादात्म्य स्थापित करना, तादात्म्य स्थापित करना। और तादात्म्य स्थापित करना, इसका अर्थ यह होता है दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार या अपनी क्रिया या अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार कार्य के अनुसार यदि कार्य करने का प्रयत्न करता है या बना लेता है, तो इसको हम तादात्म्य कहते हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, कोई व्यक्ति अपनी क्रिया या फिर अपने व्यवहार से दूसरे व्यक्ति की क्रिया या फिर हम यूं कह सकते हैं व्यवहार
अपनाता है, अपनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, तादात्म्य कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति या तो अपनी क्रिया के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की क्रिया या व्यवहार को अपनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तादात्म्य कहते हैं। यदि एक व्यक्ति, हम यूं कह सकते हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का अनुकरण कर रहा हो, अनुकरण क्रिया के द्वारा किया जा सकता है, व्यवहार के द्वारा किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, कोई भी लंबा व्यक्ति होता है तो वो अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, यानी ये क्या हो गया, तादात्म्य हो गया। हम अपने आप को अपनी क्रिया के द्वारा उस व्यक्ति की क्रिया को फॉलो कर लेते हैं या उस व्यक्ति के व्यवहार को फॉलो कर लेते हैं, या हम किसी भी व्यक्ति से प्रेरित होकर उसकी तरह बनना चाहते हैं या उसकी तरह व्यवहार करते हैं, तब उस मनोरचना को क्या कहते हैं दोस्तों, तादात्म्यकरण कहते हैं। जैसे कोई भी यदि लंबा व्यक्ति होता है तो अपने आप को क्या समझने लगता है, अमिताभ बच्चन समझने लगता है। किसी की यदि किसी भी प्रकार किसी व्यक्ति की यदि हम यूं कह सकते हैं आवाज अच्छी होती हो संगीत के लिए, तो अपने आप को सोनू मलिक समझने लगता है। इस मनोरचना को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तादात्म्यकरण कहते हैं। दूसरी मनोरचना है दोस्तों जिसका नाम है अंत्यक्षेपण। देखिएगा, अंत्यक्षेपण होती क्या है, अंत्यक्षेपण है दोस्तों एक मनोरचना जिसका नाम है अंत्यक्षेपण, और दूसरी एक मनोरचना है जिसका नाम है दोस्तों प्रेक्षेपण। देखिएगा, अंत्यक्षेपण और प्रेक्षेपण, इन दोनों मनोरचनाओं में अंतर क्या होता है। अंत्यक्षेपण होता है दोस्तों स्वयं में पलायन कर लेना। देखिएगा, स्वयं में पलायन करना क्या कहलाता है, स्वयं में पलायन करना, स्वयं में पलायन करना क्या कहलाता है दोस्तों, स्वयं में पलायन करना अंत्यक्षेपण कहलाता है। और जबकि प्रेक्षेपण का अर्थ होता है दोस्तों अपने दोष दूसरों पर आरोपित करना, दूसरों पर आरोपित करना, अपने दोष दूसरों पर आरोपित करना, अपने दोष दूसरों पर आरोपित करना क्या कहलाता है, प्रेक्षेपण कहलाता। अंत्यक्षेपण स्वयं में पलायन करना, प्रत्येक जिम्मेदारी के लिए अपने आप को उचित ठहराना, या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उस समस्या को अपने ऊपर ले लेना क्या कहलाता, अंत्यक्षेपण कहलाता है। या अपने जो दोष होते हैं, दोष तो अपने होते हैं लेकिन उनका आरोप प्रत्यारोप करते हैं हम, उनका दोष दूसरों पर लगाते हैं हम, इस मनोरचना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेक्षेपण मनोरचनाएं कहते हैं। ये दोस्तों आपके सामने जो तीनों प्रकार की मनोरचनाएं हैं, ये किस प्रकार की मनोरचनाएं, गौण मनोरचनाएं हैं दोस्तों। एक मनोरचना जिसका नाम है क्षतिपूर्ति। देखिएगा, यह भी गौण मनोरचना है जिसका नाम है दोस्तों क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति होती क्या है दोस्तों, देखिएगा, क्षतिपूर्ति का अर्थ यह होता है कि एक व्यक्ति के पास में विभिन्न प्रकार की कमियां होती है। एक व्यक्ति के पास में, एक व्यक्ति सब कुछ पूर्ण नहीं हो सकता, एक व्यक्ति किसी भी दृष्टि से पूर्ण नहीं हो सकता। मनोविज्ञान का दोस्तों पहला नियम जो है, मनोविज्ञान का पहला नियम यही है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे जैसे नहीं हो सकते किसी भी क्रिया की दृष्टि से। तो प्रत्येक व्यक्ति में दोस्तों कुछ ना कुछ कमियां होती है। देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती है, और उन कमियों को दूर करने के लिए, या उन कमियों की जगह दूसरी जगह पूर्ति करना, या उस कमी की दूसरी जगह पूर्ति करना क्या कहलाता है दोस्तों, क्षतिपूर्ति कहलाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने दो सब्जेक्ट आते हैं, एक सब्जेक्ट आ गया विज्ञान और दूसरा आ गया गणित। आप गणित में कमजोर हो तो आप ये सोचोगे कि मैं विज्ञान में स्कोर करूं, क्षति क्या हो गई दोस्तों, पूर्ति होगी। या कई बार आपको ऐसा लगता है दोस्तों, जिन व्यक्तियों की लंबाई कम होती है
वो व्यक्तियों के अंदर क्या हो गई दोस्तों, कमी हो गई। तो इस क्षति की पूर्ति वो किस प्रकार से करता है, जो ऊंची एडी वाले जो सैंडल होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के वो पहनती है, तो अपनी क्षति की क्या हो जाती है दोस्तों, पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार से दोस्तों इस मनोरचना का नाम क्या था दोस्तों, क्षति पूर्ति मनोरचना। दोस्तों एक मनोरचना है जिसका नाम है कल्पना तरंग। एक मनोरचना जिसका नाम क्या है दोस्तों, कल्पना तरंग। और कल्पना तरंग को कोई कहा जाता है दोस्तों दिवास्वप्न। दिवास्वप्न मनोरचना है जिसका नाम क्या है दोस्तों, कल्पना तरंग या दिवास्वप्न। ये मनोरचना है क्या, देखिएगा दोस्तों, कल्पना तरंग किसे कहते हैं या दिवास्वप्न कैसे कहते हैं। इसे अंग्रेजी में दोस्तों डे ड्रीम्स कहा जाता है, खुली आंखों से सपना देखना। क्या कहलाता है दोस्तों, दिवास्वप्न या कल्पना तरंग कहलाता है। किसी भी समस्या या किसी भी प्रकार की समस्या आने पर दोस्तों उस समस्या का निदान हम कल्पनाओं के माध्यम से दूर करते हैं। यानी हमारे सामने समस्या ये होती है कि हम किसी भी प्रकार की समस्या आ गई, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हम हमारा एक नया ही संसार बना लेते हैं कल्पनाओं में, और हम वहां चले जाते हैं जहां ऐसा लगता है कि मेरे पास में कोई कमी नहीं है। इस मनोरचना को क्या कहते हैं दोस्तों, कल्पना तरंग या दिवास्वप्न कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जितनी भी प्रकार की मनोरचनाएं थी, प्राथमिक मनोरचनाएं और गौण मनोरचनाएं, ये दोस्तों आपकी कंप्लीट हो गई। और दोस्तों इसी के साथ में आपका जो टॉपिक है दोस्तों समायोजन का, वो समायोजन का टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो गया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होंगे दोस्तों जिन्होंने उत्कर्ष ई उत्कर्ष एक नया ऐप लॉन्च किया है दोस्तों, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर ने। यदि अभी तक आपने दोस्तों डाउनलोड नहीं किया तो उसको आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। वो आपके सपने को साकार करने के लिए एक स्तंभ के रूप में आपके लिए कारगर सिद्ध होगा दोस्तों। और यदि दोस्तों आपने उत्कर्ष के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, कल हम फिर मिलते हैं। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.